केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात दिल्ली ब्लास्ट की जांच से निकले उस सच की जिसने देश को हिलाकर रख दिया है। अल फला, जहां डॉक्टर्स के भेष में आतंकी मॉड्यूल पल रहा था, अब उसी अल फला पर जमीन हड़पने का संगीन आरोप लगा है। ईडी की जांच में सामने आया है कि जिहादी मॉड्यूल ने न केवल फर्जी दस्तावेजों के जरिए हिंदू परिवारों की जमीन हड़पी है, बल्कि मृतक लोगों के नाम पर बैनामा और जीपीए बनाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1972 से 1998 तक मर चुके लोगों के दस्तावेजों को 2004 का दिखाकर एक बड़ा खेल खेला गया। मतलब आतंकियों ने वेश बदला और यहां तक कि आतंकी जमीन पुख्ता करने के लिए फर्जीवाड़ा भी किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े और भी बड़े और खतरनाक खुलासे होना बाकी है? पूरा अपडेट इस खबर पर आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर उस मौलाना की है जिनकी जुबान में आज फिर देश विरोधी जहर उगला है। इस बार सवाल उठाए हैं भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था भारत के सुप्रीम कोर्ट पर। सवाल यही है कि भारत की न्यायपालिका पर 140 करोड़ लोगों की आखिरी उम्मीद पर सवाल उठाकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। महमूद मदनी के पूरे परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये कोई पहली बार नहीं है। कभी एनआरसी पर मजहबी कार्ड खेला गया, कभी मस्जिद विवाद पर आग भड़काई गई, कभी वंदे मातरम को लेकर देशभक्ति पर सवाल उठाए गए और अब सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया। तो साफ है कि मदनी का मकसद सिर्फ विवाद नहीं है, बल्कि देश के विश्वास को तोड़ना है। खबर के इस पहलू पर भी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तीसरी खबर पाकिस्तान की अदयाला जेल की दीवारों के पीछे छिपे उस राज की है जिसने आतंकिस्तान की नींव हिला दी। 4 हफ्तों से इमरान खान का कोई सुराग नहीं। न बहनें मिल पा रही हैं, न वकील, न डॉक्टर्स, न पार्टी के नेता। आज पाकिस्तान की सड़कों पर सिर्फ इमरान का नाम गूंज रहा है। पीटीआई समर्थकों की नारेबाजी से सेना की बुनियाद कांप रही है और शाहबाज और मुनीर की सरकार पर सीधा अटैक हो रहा है। सब पूछ रहे हैं कि कहां है इमरान। तो वहीं पाकिस्तान के रेल मंत्री का धमकी भरा बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ने की तैयारी करो। यह बयान अब पाकिस्तान को आग के दरिया में ढकेल रहा है। अगर इमरान की खैरियत का सबूत नहीं मिला तो कैसे पाकिस्तान की सड़कों पर बगावत की आग भड़क जाएगी। इस पर भी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात आतंक के अड्डे अल फला से जुड़े रजिस्ट्री जिहाद के करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज सबसे पहले बुर्के वाली डॉक्टर का एक पर्सनल चैप्टर आपको बताएंगे। वो चैप्टर जिसमें पति है, पत्नी है और वो की जगह है जिहाद। आतंक की फैक्ट्री के नाम से चर्चित अल फला यूनिवर्सिटी की लैब में शाहीन मुजम्मिल अपनी केमिस्ट्री बना रहे थे। एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कट्टरपंथ के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर गौर से देखिए, जहां आतंक के इन डॉक्टर्स को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है, जहां से इन्हें 10 दिन की अतिरिक्त रिमांड पर भेज दिया गया है। मतलब इन आतंकियों से एनआईए 10 दिन और पूछताछ कर सकेगी। और अब तक की पूछताछ में जो निकल कर सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। तो आतंकी डॉक्टर्स को ले जाया गया था पेशी के लिए, 10 दिन की और रिमांड मिली है। जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की चेयरमैन बनकर बारूद इकट्ठा करने में जुटी डॉक्टर शाहीन के पास से 18 लाख कैश बरामद किया गया है। मतलब शाहीन जांच एजेंसियों की कस्टडी में जरूर है, लेकिन उसने कहां क्या रखा है, वो किस नेटवर्क का हिस्सा है, उसके पास कितना कैश, हिसाब किताब है, सब कुछ अब जांच एजेंसियों के हाथ लग रहा है। अब सवाल यह है कि शाहीन के पास इतना कैश आता कहां से? ये बात तो जग जाहिर है कि ये पैसा कोई मरीजों की देखभाल से तो आया नहीं है, कोई कंसल्टेंसी फीस तो ये है नहीं, ना हो सकती है। सबको पता है कि ये पैसा मसूद अजहर की टेरर फैक्ट्री से आता है। और इन पैसों का शाहीन क्या करती थी? एक बार आपको जरा ये तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बार
देखने में लगता है कि शाहीन अपनी लग्जरी लाइफ को फंड करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करती थी, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जिन पैसों से ये कार खरीदी जा रही है तो ये कार महज सुविधा के लिए नहीं थी, बल्कि ये कार भी मानव बम की तरह कार बम के रूप में इस्तेमाल की जानी थी। और अब शायद बाकी का जो कैश शाहीन के पास से मिला है उसका इस्तेमाल वो और कार बम बनाने के लिए करना चाहती थी। फिलहाल शाहीन के कमरे से मिले कैश की पूरी खबर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर शाहीन के रूम नंबर 22 से कैश मिला है 18.50 लाख कैश अलमारी में पॉलिथिन में रखा हुआ था। एनआईए ने शाहीन को कैंपस ले जाकर तलाशी जब की तो यह खुलासा हुआ, पैसा मिल गया। कैश वहीं गिना गया और जब्त कर लिया गया। पैसा जैश-ए-मोहम्मद के लिए फंडिंग था। शाहीन ने 27 से 28 लाख रुपए जुटा लिए थे, यह खुलासा हुआ है। ज़कात यानी दान के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया। 20-22 लाख कश्मीर राहत के बहाने लिए गए। यह पैसा हथियार और बम में खर्च किया गया, किसी को राहत देने के लिए खर्च नहीं किया गया। लाल किला ब्लास्ट इसी फंड से किया गया। मॉड्यूल ने कुल 26 लाख इकट्ठा किए थे जिससे ब्लास्ट हुआ था, और कैश का सोर्स अभी ट्रेस हो रहा है। 2 सोने के बिस्किट भी मिले हैं। अरब देशों की करेंसी भी बरामद हुई है। यूनिवर्सिटी स्टाफ और छात्रों के साथ जिनका इससे कनेक्शन सामने आया है उनकी अब जांच की जा रही है। अब जांच तो चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 18 लाख रुपए कैश की बैलेंस शीट कहां तैयार हो रही थी। यह पैसा किस चीज की फंडिंग के लिए आया था और किस नेटवर्क के जरिए आया था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और एक एक करके सभी आरोपियों को निशानदेही के तौर पर अल्फला यूनिवर्सिटी लाया जा रहा है। पहले मुजम्मिल को लाया गया और उसके बाद करीब 4 घंटे तक अल्फला के आसपास धौज इलाके में तागा में उसको घुमाया गया और उससे हर एक वो सवाल किया गया जिस पे एनआईए का शक था। ऐसे में खुलासा ये हुआ कि 3 जो जगह है वहाँ पर मुजम्मिल ने रूम लिया हुआ था और वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को ठिकाने लगाया था। इसी तरीके से गुरुवार शाम शाहीन को लेकर एनआईए की टीम अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंची और उसके बाद अंदर लेकर गई रूम नंबर 22 में, जहां पर शाहीन रहती थी। रूम नंबर 13 में उमर रहता था और रूम नंबर 22 में शाहीन रहती थी। जब लॉकर चेक किया गया तो उसमें से 22 लाख कैश बरामद हुआ है। एनआईए की टीम ने उस 22 लाख कैश को जब्त कर लिया और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये 22 लाख कैश जो रखा है वो टेरर मॉड्यूल के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था या कुछ और है। वाइस चांसलर से कन्फ्रंट कराया गया शाहीन को, उससे सवाल पूछे गए। वाइस चांसलर ने भी कहा कि वो पूरे तरीके से सहयोग करेंगी, पूछताछ में पूरे तरीके से उनका सहयोग रहेगा। ऐसे में एक एक आतंकियों को जो दिल्ली ब्लास्ट में शामिल है उनको निशानदेही के तौर पर अल्फला यूनिवर्सिटी लाया जा रहा है और उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, अब शाहीन एक कार तो पहले ही खरीद चुकी थी, तो क्या ये 18 लाख रुपए किसी और काम के लिए थे? इसको लेकर हमने थोड़ी रिसर्च की तो हमारी सुई एक जगह जाकर अटकी है। दरअसल शाहीन लगातार किसी मुस्लिम महिला को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई थी। वो लगातार इस कोशिश में थी कि किसी महिला का ब्रेन वॉश कर उसे अपने आतंकी गुट के साथ जोड़ा जाए, उसे लिंक कर लिया जाए। और इसका एक पहलू हमने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में उस वक्त पकड़ा था जब हमें यह पता चला था कि कानपुर रहने के दौरान डॉक्टर शाहीन लगातार वहां के चमनगंज इलाके में घूमा करती थी, वहां के लोगों पर वो नजर रखा करती थी। तो सवाल यह है कि क्या डॉक्टर शाहीन इन 18 लाख रुपयों का इस्तेमाल किसी को मानव बम बनाने के लिए करने वाली थी? कानपुर के चमनगंज से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। शाहीन के कानपुर कनेक्शन निकलने के बाद से ही जो एजेंसीज हैं उन्होंने अब कानपुर में डेरा डाल लिया। दरअसल आपको बता दें, कानपुर के चमनगंज इलाके में जो शाहीन है वो एक कमरा लेकर के रहती थी, जिसको लेकर के जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही है। चूंकि वही एरिया है चमनगंज जहां पर वो आया करती थी और उसके बाद तमाम लोगों से यहाँ पर मुलाकात करती थी। कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी जाती थी, धार्मिक जो मीटिंग्स होती थी उनको भी अटेंड करती थी, जिसके चलते जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरे प्रकरण में जाँच करी। चूँकि देखिए, जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि शाहीन इन पैसों का क्या करने वाली थी, लेकिन इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि शाहीन इन पैसों से मसूद के लिए हायरिंग करने में जुटी हुई थी। ग्राफिक्स के जरिए कुछ और डिटेल्स इस पर आपको दे देते हैं। शाहीन जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की भारत प्रमुख थी।
ज़कात मदरसा के नाम पर पैसे जुटाती थी, दान के नाम पर। पैसा मुस्लिम इलाकों में लड़कियों की भर्ती पर खर्च हो रहा था, ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है। गरीब मुस्लिम महिलाओं को जिहाद के लिए इसने लुभाया, अपने जाल में फंसाया। टेलीग्राम ग्रुप से ऑनलाइन भर्ती किया करती थी। कानपुर में टीनेज लड़कियों को स्लीपर सेल में इसने डाल दिया था। मसूद अजहर की बहन के इशारे पर यह काम कर रही थी। जम्मू कश्मीर जाकर महिलाओं का इसने नेटवर्क बनाया और सोशल मीडिया से कट्टर लड़कियों को टारगेट करती थी। दिल्ली ब्लास्ट में भी इन महिलाओं का रोल था। एनआईए ने शाहीन से पूरा महिला नेटवर्क उगलवा लिया है। अब एक जानकारी सामने आ गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की पूछताछ चल रही है। आज कोर्ट ने डॉक्टर्स की इस टीम को वापस रिमांड पर भेज दिया है। अब अगले 10 दिन तक एनआईए इनसे अलग अलग एंगल्स पर पूछताछ करेगी और बीते 10 दिनों की पूछताछ में एक दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है। बताएं आपको, जो मुजम्मिल और शाहीन पहले खुद को एक दूसरे का दोस्त बताया करते थे, बाद में खबर आई है, खुलासा हुआ है कि शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की प्रेमिका है। तो अब जांच एजेंसियों को पता लगा है इससे एक कदम आगे बढ़कर कि मुजम्मिल और शाहीन तो दरअसल पति और पत्नी हैं और इन दोनों का पहले ही चोरी छिपे निकाह भी हो चुका है। मतलब ये एक टेरर कपल है जो साथ में टेररिज्म के लिए ऑपरेट कर रहा था। और इस टेरर कपल को लेकर अब तरह तरह की थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं। कोई कह रहा है कि आतंकियों की तो प्रेम कहानी होती नहीं है, तो फिर क्या यहाँ क्या झोल है। कोई कह रहा है कि क्या ये दोनों मिलकर कोई बड़ा प्लान बना रहे थे और भारत में रहने वाले इस पाकिस्तानी परस्त, पाकिस्तानी फंडेड, पाकिस्तानी सेलिब्रेटेड कपल की और क्या डिटेल्स सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी जतिन दे रहे हैं आपको। आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की पत्नी है, ये बात भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई है। दरअसल आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और आतंकी डॉक्टर शाहीन ने फरीदाबाद की एक मस्जिद में शादी कर ली थी और इस शादी में आतंकी उमर भी शामिल था। 12 लोग इस शादी में मौजूद थे। लेकिन अगर आतंकी शाहीन की बात करें तो ये उसकी पहली शादी नहीं है जो कि मुजम्मिल से की। इससे पहले भी लखनऊ की रहने वाली आतंकी शाहीन ने कानपुर के एक डॉक्टर से शादी की थी। पहले पति इस समय मुंबई में मौजूद है और जिस तरीके से आतंकी शाहीन का इसमें नाम सामने आया, उसके बाद से उसके पति ने भी कई बयानात दिए और अब इस पूरे मामले से खुद को अलग करता हुआ भी वो नजर आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कैसे डॉक्टर के भेस में ये लोग पूरे मॉड्यूल को खड़ा कर रहे थे। हालांकि कभी दोस्त तो कभी पति पत्नी की बात भी इसमें सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात लोगों को गुमराह करना और इस मॉड्यूल के लिए पैसों का इकट्ठा करना और वो जिहादी सोच शाहीन की अब एनआईए उसी एंगल पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब पति पत्नी और जिहाद की ये पूरी कहानी क्या है, जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल्स इस पर दे देते हैं। शाहीन का पहला निकाह टूटा और तलाक के बाद बताया जाता है कि डिप्रेशन में थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी इसने ज्वाइन की। 2022-23 में मुजम्मिल से इसकी मुलाकात होती है। मुजम्मिल ने ही शाहीन को जॉब दिलवाई। कमरा नंबर 4 में सीक्रेट मीटिंग शुरू हुई। फरवरी 2022 में दोनों श्रीनगर चले गए। वहां जैशे मोहम्मद हैंडलर से इनकी मुलाकात होती है, प्यार होता है, साथ ही जिहाद का जुनून भी चढ़ जाता है। सितंबर 2023 में मस्जिद में इन्होंने निकाह कर लिया। निकाह में सिर्फ 10 से 12 लोग थे, जो हमारे सहयोगी जतिन भी आपको बता रहे थे। आतंकी उमर भी वहां पर मौजूद था। फरीदाबाद में किराए का फ्लैट इन्होंने लिया। ज़कात से पैसे जुटाना शुरू किया दान के नाम पर। मुजम्मिल को 6.5 लाख हथियार के लिए दिए। लव स्टोरी से व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल उन्होंने बना दिया। दिल्ली ब्लास्ट और महिला भर्ती की साजिश इन्होंने रची। एनआईए के सामने पूरी जिहादी लव स्टोरी अब खुल गई है। अब ये जिहादी प्रेम कहानी एनआईए की जांच में शामिल हो चुकी है। एक पति पत्नी के रूप में ये डॉक्टर कपल देश के साथ जो करने की हिमाकत कर रहा था, उसके बाद पूरा देश इनको लेकर हेट स्टोरी बना चुका है। क्योंकि हमारे देश हिंदुस्तान की जमीन पर ऐसे कट्टरपंथी कीटाणुओं का कोई काम नहीं है जो हमारी धरती पर बारूद की खेती करना चाहते हो, और ऐसे में उनका इलाज भी जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश को दहलाने का दिमागी कीड़ा पाले कुछ जिहादी हमारी सरजमीं पर देश विरोधी बारूद के कट्टरपंथी कंकड़ों को फैलाने में जुटे थे। जम्मू टू सहारनपुर और फिर फरीदाबाद टू एमपी, ऐसे दिमागी कीड़ों की एक पूरी फौज एनआईए की रडार लिस्ट में आ गई। लेकिन देश के लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बार इन आतंकियों का रंग रूप बदला हुआ था। ये आतंकी अब गले में AK-47 का पट्टा नहीं, बल्कि डॉक्टर्स का आला टांगे हुए थे।
ये आतंकी भेष और धमाकों के लव वर्ड्स हैं। डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त नहीं बल्कि पत्नी थी। दोनों ने चोरी छिपे निकाह कर रखा था। डॉक्टर शाहीन की ये दूसरी शादी है। शाहीन की इससे पहले साल 2003 में कानपुर के डॉक्टर से शादी हुई थी। शाहीन के 2 बच्चे भी हैं। हालांकि 2013 में उसका तलाक हो गया था। डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर उसके पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने कई अहम खुलासे किए थे। डॉक्टर जफर ने बताया था कि शादी के दौरान डॉक्टर शाहीन का सपना विदेश में जाकर बसने का था। वो अक्सर ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में सेटल होने की बात करती थी। उनका इरादा यह था कि हम कहीं बाहर यूरोपियन कंट्रीज में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने का। तो चूँकि मैं भी सर्विस कर रहा था, वो भी कर रही थी, तो मैंने बोला कि सब ठीक ठाक तो चल रहा, जाना का ऐसा कुछ खास तो समझ में नहीं आ रहा। बस इतनी बात हुई थी। उसके बाद फिर वो कितने साल शादी आपकी की थी? हमारी 9 या 10 साल रही थी। किस सन में शादी हुई थी? 2003। सितंबर 2023 में मुजम्मिल और शाहीन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में निकाह किया, जिसमें 5,000 से 6,000 रुपए का मेहर तय हुआ और दोनों ने कपल की तरह रहना शुरू कर दिया। शाहीन और मुजम्मिल की नजदीकियां अब सिर्फ एक रिश्ते का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये आगे चलकर एक खतरनाक नेटवर्क का रास्ता बन गई। यही वो समय था जब शाहीन की मुलाकात कुछ ऐसे चेहरों से हुई जिन्होंने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए छात्रों के ग्रुप्स धार्मिक गतिविधियों और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में आने लगी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसे जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात के सदस्यों ने संपर्क किया। एजेंसियों का दावा है कि इस समूह ने शाहीन को कट्टरपंथ, आतंकी विचारधारा और लॉजिस्टिक नेटवर्क के बारे में सिखाना शुरू किया। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है, बल्कि उस रास्ते की भी है जिसने मेडिकल प्रोफेशन को भी बदनामी के छींटे दिए हैं। दूसरी तरफ शाहीन का परिवार आज भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि उनकी बेटी किसी आतंकी नेटवर्क में शामिल हो सकती है। उसके पिता कहते हैं कि वो बचपन से मेधावी थी, संस्कारी थी। मुझे उसकी गिरफ्तारी पर यकीन ही नहीं हो रहा। हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। गिरफ्तार हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए हमको नॉलेज नहीं। कब बात हुई आपकी? आखिरी बार बात? आखिरी बात हमारी मेरा कभी 1.25 साल हो गई। फरीदाबाद के जो डॉक्टर हैं उनसे 1.25 साल। जिहाद का दिमागी कीड़ा इस जोड़े के जहन में घुस चुका था। ये एक धर्म के नाम पर कट्टरपंथ के कटघरे में खड़े हो चुके थे। ये रिश्ता जो जिहादी डोर से बंधा था, आगे चलकर इसका अंजाम वही होना था। डोर टूटनी थी और आतंकी मंसूबों का खाक होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अब एक तरफ ये डॉक्टर कपल अल फलाह में अपनी केमिस्ट्री मजबूत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी अल फलाह खुद रजिस्ट्री जिहाद में उलझा हुआ था। अब आप उससे पहले कहें कि ये किस टाइप का नया जिहाद है, तो आपको अगले 5 मिनट में पूरी डिटेल्स इस पर देने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहां से समझिए कि आतंकी ये डॉक्टर जोड़ी अल फलाह के अंदर कितने दूर कितने पास रहते थे। पहले ये बता रहे हैं आपको, डॉक्टर शाहीन का कमरा अल फलाह यूनिवर्सिटी में नंबर 22 था। डॉक्टर मुजम्मिल का कमरा बिल्डिंग नंबर 17 में नंबर 13 था। कमरा 22 यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल फैकल्टी सेक्शन में था और कमरा नंबर 13 बिल्डिंग 17 के 3rd फ्लोर पर स्थित था। दोनों कमरों के बीच दूरी कैंपस के अंदर 200 से 300 मीटर के आसपास अनुमानित बताई जा रही है। एनआईए जांच में दोनों जगहों पर तलाशी ली गई। कमरा नंबर 13 को मीटिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया गया और कमरा नंबर 22 से 18 लाख कैश बरामद हुआ। दूरी के कारण आसानी से गुप्त मीटिंग्स हो सकती थी। कैंपस का कुल क्षेत्र बड़ा होने से सटीक दूरी जांच में स्पष्ट नहीं हो पाई। अल फलाह के अंदर एक तरफ शाहीन और मुजम्मिल आतंकी इरादों को रजिस्टर करने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस यूनिवर्सिटी का मालिक रजिस्ट्री जिहाद में जुटा हुआ था। पूरी खबर आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। हो क्या रहा था, यहाँ पर हिंदुओं से भी जमीन लूटने का काम चल रहा था। ये जानकारी नई सामने आई है। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर क्या खुलासा किया, जान लीजिए। चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी पर जमीन हड़पने का आरोप है। दिल्ली के मदनपुर खादर में खसरा नंबर 792 वाली जमीन का यह मामला है। 2004 में फर्जी जीपीए बनाई गई। जीपीए में मृतकों के नाम पर हस्ताक्षर हो गए, फिंगरप्रिंट्स जुटा लिए गए। मालिक 1978 से 98 के बीच मर चुके थे। फर्जी जीपीए से जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को ट्रांसफर की गई। अब आप सोचेंगे तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन क्या है? सिद्दीकी का फाउंडेशन है।
उसी से जुड़ा डायरेक्टर है उसमें सिद्दीकी। जमीन हड़प कर यूनिवर्सिटी एक्सटेंड करने का यह प्लान चल रहा था। ईडी की रेड में 48 लाख कैश भी बरामद हुआ है। सिद्दीकी 18 नवंबर को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। रेड फोर्ट ब्लास्ट प्रोब से लैंड स्कैम लिंक अब खुलकर सामने आ गया है। 5 मृत हिंदू मालिकों के नाम का यहां इस्तेमाल हुआ जमीन को अपना बनाने के लिए। एक ही दिन 50 प्लॉट्स खरीदे गए, एक ही एजेंट से। शेल कंपनी से फंडिंग का पैटर्न मिला है। सिद्दीकी पर पहले भी 7.5 करोड़ फ्रॉड का केस था। तो अब आप समझिए किस तरह से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा ऐसे भी चल रहा था। अब सोच कर देखिए, एक तरफ अल फलाह के डॉक्टर हिंदुस्तान को जख्मी करना चाहते थे, तो इस अल फलाह का चेयरमैन हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। तराबिया फाउंडेशन के नाम से जमीन जो है वो दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में ली गई और इसकी रजिस्ट्री 2013 के अंदर कराई गई और जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं, उनके नाम पर यह रजिस्ट्री कराई गई। लेकिन 20 तारीख को सबसे पहले हमने ही वो जमीन के बारे में सच अपने दर्शकों को दिखाया था कि कैसे मरे हुए लोगों के फर्जी साइन करके जो जीपीए है वो क्रिएट किया गया और जीपीए कराने के बाद जो रजिस्ट्री है उस जमीन की वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर कर दी गई, उनके तराबिया फाउंडेशन के नाम पर कर दी गई। और अब ईडी ने जब इस पूरी जमीन की इन्वेस्टिगेशन की, तमाम जो दस्तावेज है उनको खंगाला, ईडी ने भी इस बात को कंफर्म किया, इस बात को माना कि मरे हुए लोग जो कि कुछ 70 में मर चुके हैं, कुछ 85 में मरे, कुछ 95 में मरे, उन लोगों के फर्जी दस्तावेज 2013 में किए गए और 2013 में मरे हुए लोगों के फर्जी दस्तावेज करके जो जमीन का ट्रांसफर है वो जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर कर दिया गया। और ईडी भी अब उन दस्तावेजों को खंगाल रही है क्योंकि जवाद अहमद सिद्दीकी ईडी की कस्टडी में है। जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो जमीन को कैसे घपला कर अपने नाम कराया गया और वहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो बसें हैं वो पार्क होती थी, इन सभी एंगल्स पर भी ईडी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन हो रहा है और इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो आपको बताएं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से 2 संदिग्धों को दिल्ली ब्लास्ट मामले में ही हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध में एक बिलाल मस्जिद का इमाम बताया जा रहा है। संदिग्धों को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये बड़ी एक तरह से आप सफलता मानिए। आतंकी उमर के मोबाइल कॉल डिटेल से ये जानकारियां मिली जिससे ट्रेस किया गया और उत्तराखंड के हल्द्वानी से 2 संदिग्ध लाए जा रहे हैं। बिलाल, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मस्जिद का इमाम है। मौलाना बिलाल की तस्वीर देख लीजिए, ये मस्जिद का इमाम है जिसे पकड़ा गया। हल्द्वानी से दिल्ली लाया जा रहा है। 2 लोग हैं जिन्हें दिल्ली लाया जा रहा है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, अब जम्मू टू मेरठ जमीन की क्या लड़ाई है, ग्राफिक्स के जरिए फटाफट आपको दोनों खबरें बता देते हैं डिटेल में। मेरठ हाउस विवाद क्या है जान लीजिए पहले। मेरठ के थापर नगर में मुस्लिम शाहिद ने हिंदू परिवार से मकान खरीदा। दूध का बिजनेस शुरू करने पर हिंदू पड़ोसियों ने विरोध शुरू किया। घर वापसी के पोस्टर लगे, हिंदू पलायन की धमकी दी गई। पुलिस ने इसके बाद मकान पर ताला लगवाया। तनाव था लेकिन अब हालात कंट्रोल में है। तो एक तरफ मेरठ टू जम्मू हंगामा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भी बजरंग दल और संतों का धरना जारी है, जहां अयोध्या में ईदगाह और मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। हिंदुवादी संगठनों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे विरोध चल रहा है। भारत माता की जय, भारत मंदिर तोड़े। हिंदुवादी संगठन सड़क चौड़ीकरण का हवाला देते हुए ईदगाह और मस्जिद हटाने के लिए अड़े हुए हैं। मस्जिद सड़क चौड़ीकरण के बीच में आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब एसडीएम सविता राजपूत ने क्या कुछ कहा है, उन्हें सुनवाते हैं। मन में हमने 27 नवंबर में एक टीम का गठन कर दिया है। कल राजस्व टीम मौके पे जाएगी सुबह 10 बजे ही और पैमाइश करेगी। पीडब्ल्यूडी का जो रोड बन रहा है, अगर टीम वहां पाती है किसी प्रकार कोई अवैध अतिक्रमण है तो उस तरीके से रिपोर्ट आएगी और उसी क्रम में कार्यवाही नियमानुसार हम करेंगे और पीडब्ल्यूडी विभाग को हम रिपोर्ट अपनी हैंडओवर कर देंगे। विभाग को जो भी हमसे सहायता चाहिए रहेगी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, हम यही चाहते हैं। और हमने इन लोगों को आश्वस्त भी किया है, अगर तब भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है तब आप लोग कुछ कह सकते हैं। अभी तो यह है, इनको थोड़ा सा टाइम हम लोगों को देना होगा। और हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ अयोध्या से सीधे जुड़ रहे हैं। अजय, ये पूरा मामला जो है थोड़ा टाइम दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पे, क्यों हटाने की मांग की जा रही है, जरा डिटेल दीजिए जरा।
देखिए, सड़क के चौड़ीकरण में कई पेड़ हैं, कई मंदिर है जो तोड़े गए हैं। मस्जिद और एक जो हिस्सा है उसे नहीं तोड़ा गया, उसकी खिलाफत में देखिए एक पोस्टर, ये पोस्टर लगाकर तमाम साधु संत और संगठन के लोग मौजूद हैं। जहां पर जिस जगह पर यह अतिक्रमण ईदगाह है उसको प्रशासन द्वारा नहीं हटाया गया, इस बात का विरोध करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। आप देखेंगे नारे लगाते हुए, अपने विरोध की आवाज उठाते हुए तमाम ये लोग दिखाई दे रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे। महाराज जी, क्या मांगे? मांग हमारी है कि जो अतिक्रमण वहाँ अवैध हुआ है उसको प्रशासन हटाए, उसको ध्वस्त करे। नाप करके निशान लगा दिया गया है, लेकिन किसी प्रकार के लिए हमको मान्य नहीं है, क्योंकि 3 साल से प्रकरण चल रहा है। बार बार ये चीज़ें बताई जाती हैं कि नापी हो रही है, पैमाइश हो रही है। अगर एक कोई जगह है उसको कितनी बार नापा जाएगा? 4 बार नाप लिया गया, उसकी रिपोर्ट यहाँ मौजूद है, SDM साहब को दिखा दिया गया। पिछली रिपोर्ट यहाँ गायब हो गई, मिली नहीं रही है लेखपाल साहब को जो है। तो कैसे हम इस चीज़ को मान लें? आज DM साहब, SDM साहब सब लोग कह रहे हैं कि हमको 21 दिन का समय दीजिए। PWD कह रहा है हम 3 बार नोटिस देंगे उनको। तो हमको इस चीज़ पर विश्वास नहीं है कि ये होगा कि नहीं। कोई प्रशासनिक अधिकारी सक्षम होकर आकर यहाँ रिटर्न में या ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ बोले कि मैक्सिमम 21 दिन है, उसके अंदर में हम इसकी पूरी कार्रवाई। कह रहे थे कि पेड़ तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिया, क्या वो पूरी बात है? नारा लगा रहे थे आप। जी, जो है ड्योढ़ी रवनाही मार्ग के चौड़ीकरण व उच्चीकरण के जद में जितने भी वृक्षाए पीपल के और जितनी भी 40 किलोमीटर कामाख्या देवी तक के मार्ग में जितनी छोटी बड़ी मंदिरें आई उन्हें हटाया गया। अतिक्रमण के जद में रही तो हटाया गया, बट वहीं पर एकमात्र ऐसा विशेष कम्युनिटी का जो है एक इबादतगाह जिसको वहीं पर। ठीक है अजय, तो ये मांग इसलिए है क्योंकि जो भी रास्ते में चीजें आई उन्हें हटाया गया है और अब कहा जा रहा है कि इसी लिहाज से बाकी जगहों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी समय दिया गया है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान में बताया जा रहा है क्या कर सकता है। नेशनल असेंबली में नवाज की पार्टी को बहुमत मिल गया है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में अब नवाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं। फिर से मुनीर को CDF बनाने के विरोध में नवाज शरीफ मुनीर को हटाने के लिए संविधान संशोधन की तैयारी कर रहे हैं। 28वां संविधान संशोधन ला सकते हैं नवाज शरीफ, ये जानकारी मिल रही है। किसी प्रस्ताव के लिए नवाज को अब PPP की जरूरत नहीं है। जरदारी को भी राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं नवाज। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने भाई का पत्ता काटते हुए अब कुर्सी पर नवाज शरीफ बैठना चाहते हैं। मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 27वां संशोधन लाकर फील्ड मार्शल बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए, अब उनको यहां हटाने की तैयारी चल रही है। 28वां संविधान संशोधन ला सकते हैं नवाज शरीफ। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर ये होता है पाकिस्तान में तो पूरा पावर गेम चेंज हो जाएगा। हमारे साथ पाकिस्तान से लाइव जुड़ रहे हैं गेस्ट खालिद महमूद सर, बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खालिद साहब, ये जो खबर आ रही है कि नवाज शरीफ सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, मुनीर को निपटाना चाहते हैं, पूरा पावर गेम चेंज हो जाएगा सर अगर ऐसा होता है तो? जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं कि मुनीर को हटाया जाएगा? मुनीर इस वक्त पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और उनको लाइफ टाइम जो है जो आइन की जो 27th अमेंडमेंट थी उसमें उनको लाइफ टाइम जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया और वो आर्मी चीफ भी लाइफ टाइम रहेंगे। थोड़ा सा मैं दुरुस्त कर दूं आपको साहब यहाँ पर, महमूद जनाब साहब, आपको थोड़ा सा दुरुस्त कर रही हूं यहां पर, क्योंकि 27वां संशोधन लाकर उन्हें यह पद दिया गया है। तो 28वां भी हो सकता है, 29वां भी हो सकता है, 30वां भी हो सकता है, ऐसा क्या है? जी, पार्लियामेंट में इस वक्त जिस तरीके से बाई इलेक्शन में नवाज शरीफ की पार्टी जो है नून लीग, उसको मेजॉरिटी मिल गई है। अब उनको किसी भी अपोजिशन जो पार्टी उनकी जरूरत नहीं है, तो ना ही उनकी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी जरूरत है। सर, आप खुद ही बता रहे हैं वो पावरफुल हो चुके हैं, फिर बताइए 28वां संशोधन नहीं ला सकते क्या? इतने पावरफुल नहीं है कि वो आर्मी चीफ को ही हटा दें। ये एक प्रोसेस है जमहूरियत का, वो कोशिश कर सकते हैं नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ मिलके कि उनका ये कहना था कि वो जब भी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे उस वक्त बनेंगे जब उनके पास पावर होगी। पर अब पार्लियामेंट के पास पावर आ चुकी है। आसिफ अली जरदारी जो है उनकी जो ब्लैकमेलिंग थी वो अब नहीं चल सकती, जो क्योंकि पीपल्स पार्टी जब भी कोई कानून पास करना होता था। देखिए, शहबाज ब्रदर साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब को साथ लेना पड़ता था, बड़ा दबाव रहता था, दबाव खत्म हो गया है।
खालिद साहब, आप खुद बता रहे हैं दबाव खत्म हो गया है, और जब दबाव खत्म होता है तो सबसे बड़े कांटे को निकालकर फेंका जाता है। मुनीर जहां जाते हैं पीछे पीछे निकल लेते हैं शहबाज के, कभी अमेरिका चले जाते हैं, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जैसा ओहदा रहने नहीं देते, तो क्या करेंगे? कांटा निकाल के फेंकेंगे ना, क्या करेंगे आप बताइए? जमहूरियत और फौज दोनों अलग चीजें हैं। इसमें जमहूरियत आप देखिए, यही थोड़ा सा देखिए, यही थोड़ा सा समझ नहीं आता जब आप लोग कहते हैं जमहूरियत और फौज अलग चीज है और दिखते दोनों साथ साथ है। कौन से देश का आपने देखा है सीडीएफ जाता है, प्रधानमंत्री जाते हैं, एक सिक्योरिटी पूरा वो फोर्स जाता है उनके साथ, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा हमने कि कहीं किसी देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स चल रही उसमें चले गए, आर्मी चीफ चले गए। कहां देखा है आपने? कैसी बातें कर देते हैं सर, तस्वीरों को देख के बोलिए ना। जब डिफेंस के मुआहदे होते हैं किसी मुल्क के साथ तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं उनको जाना पड़ता है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। अच्छा, हमारे यहाँ तो रक्षा मंत्री को बुलाते हैं असल में ना, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, हमारे यहाँ तो ये लोग डील करते हैं असल में। तो हम लोग थोड़ा उसी हिसाब से डेमोक्रेटिक अंदाज में सोच रहे थे, आपके यहाँ थोड़ा सा अलग फॉर्मूला जानते हैं हम। जरा ये बताइए, नवाज शरीफ क्या अब संभालने वाले हैं बागडोर? शहबाज को हटाकर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? जी, नवाज शरीफ की ये कोशिश थी शुरू से ही कि उस वक्त तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और उसकी कोशिश नहीं करेंगे जब तक पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कमजोर प्राइम मिनिस्टर बने। इस वक्त मेजॉरिटी चूंकि नवाज लीग की पार्लियामेंट में आ चुकी है और यही वजह है कि अब जो नवाज लीग है उसको किसी भी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं है। तमाम फैसले वो लेने के लिए खुद जो है वो आगे आ जाएंगे और यही वजह है कि नवाज शरीफ अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और आसिफ जरदारी जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है पर उनको भी उनके पद से हटाया जाए और वो सारी पावर जो है नून लीग के पास आ जाए। और इसमें वो क्या क्या पावर्स उनके पास आती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, कोशिशें शुरू हो चुकी हैं आप कह रहे हैं, यानी सब कुछ निजाम बदलने वाला है पाकिस्तान का। ये खबर कम से कम यही बता रही है और ये बहुत बड़ा फेरबदल होगा। महमूद साहब, ये बहुत बड़ा फेरबदल होगा, क्या असर होगा इसका, जरा ये भी समझाइए दर्शकों को। ये पाकिस्तान में जमहूरियत और मजबूत हो जाएगी। अच्छा। इस वक्त चूंकि इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी हुकूमत, उसको सहारों की जरूरत थी। अब सहारे नहीं होंगे और फैसला करने वाली जमात नून लीग खुद ही होगी। नहीं, 28वां संशोधन लाने की बात कही जा रही है, तो कब हो सकता है? ये कभी भी हो सकता है मेरे ख्याल में, ये तो होता रहता है ना पाकिस्तान में। जी, 27वीं तरमीम जो है वो तो अभी तक आई है। 18वीं की बात अभी कोई इस सिलसिले में कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब वक्त पड़ेगी तो हो सकता है आ जाए, लेकिन इस वक्त उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारी सिलसिले जो है वो स्मूथली चल रहे हैं और नवाज शरीफ की जो जमात है इस वक्त नून लीग वो पावरफुल अंदाज में इस वक्त मुल्क की यहाँ से स्मूथली कैसे चल रहे हैं जनाब, कैसे स्मूथली चल रहे हैं? इमरान खान को लेकर बवाल मचा हुआ है, आर्थिक प्रेशर अलग है, ये कैसा स्मूथ आपका रिजीम है? चलिए, उम्मीद करेंगे कुछ बदलाव हो। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद खालिद साहब जुड़ने के लिए पाकिस्तान से और अपनी बात रखने के लिए। तो चलिए, पाकिस्तान से बड़ा अपडेट हमने आपको दे दिया और पाकिस्तान में अब क्या चल रहा है थोड़ा आपको बता देते हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया है। पिछले 4 दिन से इमरान खान की मौत को लेकर खबरें सामने आ रही हैं और ये सस्पेंस अब भी जारी है। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इमरान जिंदा भी हैं या नहीं है? मुनीर के इशारे में काम करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत इमरान की मौत से इनकार कर रही है पर कोई सबूत नहीं दिखा रही, जिसे लेकर इमरान की बहनों ने मोर्चा खोल दिया है। इमरान की बहनें लगातार मुल्ला मुनीर को लेकर चेतावनी अब दे रही हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो बचेंगे नहीं। इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और यह साफ किया कि अगर नियाजी को जेल में कोई हाथ भी लगाता है तो पूरा पाकिस्तान जल जाएगा। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम उन्हें मिले हैं वो बिल्कुल मजबूत और ठीक थे और मारपीट करने की इनमें हिम्मत नहीं है अभी इमरान खान को, और ना ये मारपीट कर सकते हैं। और जो लोग जेल के अंदर हैं, जो जेल के अंदर सिपाही हैं या जो उनकी ड्यूटी पे हैं, वो लोग ऐसे नहीं है कि वो मारपीट करेंगे इमरान खान को। इतनी इनकी हिम्मत और जुर्रत नहीं है क्योंकि इनको पता है कि अगर मारपीट की तो उसके बाद तो फिर इनके लिए बहुत बुरा अंजाम होगा जो बाहर भी हैं।
इधर इमरान खान के नाम पर आप देखिए पाकिस्तान कब कब विद्रोह की आग में भड़क चुका है, जल चुका है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, कोई पहली बार नहीं होगा ऐसा अगर आग लगती है। तो अप्रैल में सरकार गिरने पर दंगे हुए थे पाकिस्तान में, मई में आजादी मार्च निकाल दिया गया था, नवंबर में इमरान पर गोली चली थी, वहीं पूरे पंजाब में उस वक्त आग लग गई थी। 2023 की अगर हम बात करें तो सबसे खूनी साल यही रहा था। 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी कोर कमांडर, हाउस पूरी तरह से जल गया था, 10 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया था। 5 अगस्त को क्या हुआ था 2023 में, तोशखाना सजा हुई थी, तोशखाना मामले में फिर हिंसा हुई, कई लोग मारे गए। 2024 का भी आंकड़ा आपके सामने रखें, नवंबर में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च हुआ, कंटेनर तोड़े गए, इंटरनेट बंद करना पड़ा, तब जाकर हालात काबू में आए। तो ये पिछले कुछ सालों का बाइक खाता है, इस साल भी अगर आग लगती तो बहुत भयंकर होगी। वहीं एक बार फिर पाकिस्तान विद्रोह की आग में कैसे जल रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर इमरान को जल्द ही उनके परिवार और पार्टी के लोगों से नहीं मिलाया गया तो 1971 वाली तस्वीर देखने को मिलेगी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक साल 1971 की जब पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी का ऐलान किया था और उसी के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ था। 9 महीने तक मुजीबुर रहमान की सेना ने यह जंग लड़ी थी। और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के मौजूदा हालात की है, जब इमरान खान के लिए खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून भी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ठीक वैसा ही होने वाला है जो सालों पहले हुआ था? क्या पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान कांड की तैयारी चल रही है? क्योंकि विद्रोह की तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं, अगर जल्द इमरान को लेकर कोई खबर नहीं आई तो हिंसा की आग फैलने की बहुत बड़ी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इमरान कहां है, ये सवाल क्यों उठ रहा है? सबसे पहले आपको इसकी वजह बता देते हैं फटाफट। देखिए पहली वजह क्या है, 4 हफ्तों से परिवार को एक्सेस ही नहीं मिला है, कोई नहीं मिल पाया, परिवार क्या वकील को भी नहीं मिला। दूसरी वजह है सेहत पर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया। तीसरी वजह है तय मीटिंग के बाद भी पीटीआई नेता रोके गए, मिलने ही नहीं दिया गया। चौथी वजह है मौत की खबर पर सरकार ने अब तक मुंह सिला हुआ है, चुप्पी साधी हुई है। 5वीं वजह है सीसीटीवी फुटेज और कोई विजुअल जारी नहीं किया गया है। अगर ठीक है तो जारी कर दे विजुअल, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में है। आखिरी बार 16 मई 2024 को पेशी के दौरान उन्हें देखा गया था। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये नियाजी की तस्वीर है 2024 की, जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था। वहीं पिछले 4 हफ्तों से इमरान की कोई खबर नहीं है। परिवार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और आर्मी उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। अब जिसके बाद से नियाजी की बहनों और पीटीआई समर्थकों ने शाहबाज सरकार और मुनीर के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। पाकिस्तान में हो रहे प्रदर्शन की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के अंदर भारी गुस्सा है, लोग सड़क पर उतर आए हैं। इमरान से मुलाकात की मांग लगातार तेज है और इसको लेकर प्रदर्शन भी लगातार तेज है। इमरान की बहन अलीमा कह रही है कि आखिर क्यों भाई की मुलाकात नहीं कराई जा रही, आखिर उन्हें डर किस बात का है, उन्हें सुनिए जरा। इमरान खान को आपने कैद तन्हाई में डाला होगा, क्यों, क्या डर है उनसे और किस वजह से? हमें क्या पता वो ठीक है कि नहीं। हमारी कल एक ही रिक्वेस्ट थी, हमने कहा था एक मेरी बहन को एक किसी बहन को जाने दें और एक लॉयर चला जाए ताकि हम जाके देख सकें कि इमरान खान ठीक है, इमरान खान की सेहत ठीक है। हमें क्या पता ये इतने जालिम लोग हैं, हमें क्या पता ये क्या कर रहे हैं उनके साथ, बंद क्यों किया है? नियाजी की बहन अलीमा खान ने मुल्ला मुनीर को जालिम बताया और अब रावलपिंडी की सड़कों पर पाकिस्तानी सेना को तैनात कर दिया गया है। किसी भी बाहरी को वहां जाने की इजाजत नहीं। आप इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में हालात कितने तनावपूर्ण हो चले हैं। मुनीर सेना रावलपिंडी में क्या एक्शन ले रही है, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं। हो क्या रहा है पाकिस्तान में, रावलपिंडी को किले में तब्दील किया गया है। सड़कों पर पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात हैं। बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। इस्लामाबाद में सुरक्षा टाइट कर दी गई है। इमरान की पार्टी के बड़े नेताओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो एक तरफ पाकिस्तान में इमरान की जिंदगी पर सस्पेंस बना है, तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान की पूरी कमान मुनीर के पास आ गई है, क्योंकि विद्रोह के बीच शाहबाज शरीफ लंदन भाग गए हैं। शाहबाज के जाने के बाद अब पूरा कंट्रोल फील्ड मार्शल के पास आ गया। हो सकता है लंदन इसलिए भी भागे हो कि नवाज से मुलाकात कर रहे हो। शाहबाज लंदन क्या बहाना करके भागे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं फटाफट। शाहबाज कुछ दिनों तक लंदन में रहेंगे, मेडिकल चेकअप का उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन असलियत में वो विद्रोह से डर गए हैं। उन्हें तख्ता पलट का
डर सता रहा है। मुनीर के हाथ में पाकिस्तान का कंट्रोल है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद, लेकिन अंदर की खबर यह है कि नवाज से भी मिलकर आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं, नवाज को कुर्सी पर बैठा सकते हैं। ये भी चल रहा है अंदर खाने। हो क्या रहा है पाकिस्तान में, सोचिए आप। पाकिस्तान में मची गहमा गहमी के बीच मुनीर के जनरल की फोटो बहुत वायरल हो रही है। आपको फोटो दिखाते हैं, ये देखिए, ये पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तस्वीर है जो कल रिटायर हो गए। इनकी वर्दी पर मेडल देखिए आप, मेडल ही मेडल दिखेगा। इन साहब ने न कभी युद्ध लड़ा है न कभी जीता है, पूरी नौकरी के दौरान ये सिर्फ बलोच और तालिबानियों से पिटते रहे और मेडल ऐसे लगाए गए जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। पाकिस्तान की सेना ऐसी ही है, अब तक वो टीटीपी बलोच से पिटती आई है, अब लाहौर के पश्तून इन्हें पीटने वाले हैं। तैयारी है ये, क्योंकि ये फर्जी मेडल लगा लेते हैं जैसे इन्होंने लगाया। नियाजी के परिवार का कहना है कि इमरान के साथ जो कुछ हो रहा है वो मुनीर के इशारे पर हो। इतना बवाल होने के बाद जेल प्रशासन सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी करता है और कहता है कि इमरान सुरक्षित है। सिर्फ स्टेटमेंट। अरे फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, कुछ तो बताओ, किसी से तो मिलवाओ। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए शक गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और लोग नाराज भी होते जा रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि माहौल एकदम खराब है, वहीं आपको बताएं कि हमारे भारत में भी कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे मौलाना हैं जो अलग अलग तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, विश्वास हिलाने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान में सभी एक दूसरे का पत्ता काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कुछ विवादित हिस्ट्री शीटर देखे गए हैं जो एक बार फिर खुलकर जहर उगल रहे हैं। मदनी साहब के पूरे परिवार का यही एक तरह से इतिहास रहा है। अब क्या ताजा जहर उगला है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अपनी जुबान से जहर बोने में महारत हासिल कर चुके मौलाना मदनी आज फिर बोले, लेकिन आज हमला सिर्फ सरकार पर नहीं था, हमला सिर्फ एक खास धार्मिक वर्ग पर नहीं था, बल्कि हमला था इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर। कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसालों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने अपनी दबी जुबान से आज वो सब साफ कर दिया जो कई सालों से अपने पेट में दबाए बैठे थे। मौलाना मदनी ने जहर की नदियां बहाते हुए इस बार सीधा हमला उस संस्था पर बोला है जिसमें देश के 140 करोड़ लोगों को इंसाफ का यकीन है। मतलब कोशिश अब देश के यकीन पर हमला करने की है, देश में अविश्वास पैदा करने की है। तो अविश्वास पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत के जो नागरिक हैं वो समझदार हैं, समझदारी के साथ चलते हैं और उम्मीद करेंगे कि जहरीले बयान का असर ना पड़े। यहाँ प्रहार में रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, कहीं मत जाइए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आर प्योर सूजी पास्ता उबालो, मिलाओ और खाओ, 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा, आर प्योर मसाला। दिल्ली ब्लास्ट केस में जेल में बंद शाहीन से एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और शाहीन इस पूछताछ में जो खुलासे कर रही है वो चौंकाने वाले हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर शाहीन ने आतंकियों की पूरी कुंडली NIA के सामने उगल दी है। एजेंसियों को शक है कि आतंकी शाहीन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। मतलब साफ है, आतंकी शाहीन शाहिद जैश के बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका मकसद मेडिकल कॉलेज में आने वाली मुस्लिम लड़कियों और युवकों का ब्रेन वॉश कर आतंकी गतिविधियों में धकेलना था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कमरा नंबर 22 में शाहीन को ले जाया गया। दावा है कि इसी कमरे में आतंकी डॉक्टर शाहीन देश को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार करती थी। NIA ने शाहीन के कमरे की हर एक एंगल से जांच की। शाहीन से पूछा गया कि वो कमरा नंबर 22 में दिन भर क्या करती थी। सवाल पूछे गए कि उससे कमरा नंबर 22 में कौन कौन मिलने आता था।
दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब तक 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए हर आतंकी से बारी बारी से पूछताछ कर रही है। सभी के बयानों को आपस में मैच किया जा रहा है। इसका मकसद दिल्ली ब्लास्ट की जांच में आतंकियों की कड़ियों को जोड़ना है, ताकि लाल किले के पास हुए धमाके में इस्तेमाल व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के एक एक आतंकी को शिकंजे में लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की लाइफलाइन रेल, जिससे करोड़ों यात्री रोज सफर करते हैं, जो सुरक्षित और किफायती यात्रा की पहली पसंद है, वही रेलवे नौसेना में तैनात अफसर की पत्नी आरती यादव की मौत की मिस्ट्री के घेरे में है, जिसका राज अब और पेचीदा होता जा रहा है। क्योंकि पहले जिस वाक्य को एक सामान्य हादसा समझा जा रहा था, अब उसकी कत्ल के नजरिए से तफ्तीश हो रही है। महिला की मौत मिस्ट्री, नए एंगल की एंट्री, महिला से बहस, टीटीई की भूमिका रहस्य, संदिग्ध मौत की जांच, टीटीई पर आंच। यूपी के इटावा में बुधवार को नौसेना के अफसर की पत्नी की ट्रेन से गिरकर हुई मौत की मिस्ट्री अब नया मोड़ ले रही है। पटना से दिल्ली के आनंद विहार जा रही ट्रेन से गिरने वाली आरती यादव के परिजनों के आरोप और घटना स्थल से मिले सुरागों से मामले का रुख पूरी तरह बदल चुका है। यही वजह है कि मौत से पहले जिस टीटीई संतोष से आरती यादव की बहस हुई थी, पुलिस ने उसी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपसे जुड़ी एक जरूरी खबर आपको बता दें, एयरबस के अलर्ट के बाद सुरक्षा कारणों से भारत के करीब 400 विमान प्रभावित हैं। इसके पीछे सोलर रेडिएशन बड़ी वजह बताई जा रही है। एयरबस ने A320 प्लेन्स के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अलर्ट किया गया। पुराने मॉडल्स में हार्डवेयर बदलाव भी जरूरी हो सकते हैं, जिससे कुछ घंटों या कुछ दिनों तक का समय लग सकता है। ऐसे में अगर आप प्लान कर रहे हैं हवाई उड़ान करने की, तो थोड़ा सोच के समझ के चेक करके करिएगा। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर सूजी पास्ता, उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा, आर प्योर मसाला। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में स्थित खसरा नंबर 792, ये वो जमीन है जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। लेकिन ईडी की जांच में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, उसके मुताबिक इस जमीन को फर्जी बैनामा, फर्जी मौत के सर्टिफिकेट और फर्जी वासियों के नाम से एक के बाद एक कई बार बेचा दिखाया गया। वहीं कई वारिस और अंत में ये जमीन पहुंची तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के पास। ये तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन किसी और का नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का अपना फाउंडेशन है। यानी जमीन घूम फिर कर उसी शख्स के पास पहुंच गई जिसके विश्वविद्यालय को इसका फायदा होना था। वही ईडी के मुताबिक इस जमीन को बेचने के लिए जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए इस्तेमाल की गई, वो पूरी तरह फर्जी थी। जांच में सामने आया कि जीपीए में जिन लोगों के दस्तखत या अंगूठे दिखाए गए हैं, उनमें से कई लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर तारीख 7 जनवरी 2004 लिखी गई है और दिखाया गया है कि मृतक व्यक्तियों ने यह दस्तावेज खुद तैयार किया। ईडी को जिन मौतों का रिकॉर्ड मिला, उनमें नथु, जिनकी मौत साल 1972 में ही हो चुकी है। हरबंस सिंह, इनकी मौत साल 1991 में ही हो चुकी है। तो वही हरकेश की मौत साल 1993 में ही हो चुकी है। शिवदयाल और जयराम की मौत साल 1998 में ही हो चुकी थी। इन सभी को जीपीए में ऐसा दिखाया गया जैसे वे जीवित हों और उन्होंने 2004 में जमीन बेचने की अनुमति दी हो, लेकिन ये पहले ही मर चुके थे और फर्जी तरीके से जमीन को बेचा गया था।
सवाल ये है, क्या सिर्फ ये एक जमीन का मामला है या अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दूसरे जमीन सौदे में भी इसी तरह का खेल हुआ है? ईडी की टीम अब पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। कुछ और बड़े नाम भी इस जांच के दायरे में आने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की लाइफलाइन रेल, जिससे करोड़ों यात्री रोज सफर करते हैं, जो सुरक्षित और किफायती यात्रा की पहली पसंद है, वही रेलवे नौसेना में तैनात अफसर की पत्नी आरती यादव की मौत की मिस्ट्री के घेरे में है, जिसका राज अब और पेचीदा होता जा रहा है। क्योंकि पहले जिस वाक्य को एक सामान्य हादसा समझा जा रहा था, अब उसकी कत्ल के नजरिए से तफ्तीश हो रही है। महिला की मौत मिस्ट्री, नए एंगल की एंट्री, महिला से बहस, टीटीई की भूमिका रहस्य, संदिग्ध मौत की जांच, टीटीई पर आंच। यूपी के इटावा में बुधवार को नौसेना के अफसर की पत्नी की ट्रेन से गिरकर हुई मौत की मिस्ट्री अब नया मोड़ ले रही है। अभी हमने आपको बताया कि कैसे एयरबस A320 की उड़ान पर अब फर्क पड़ने वाला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो ये उड़ानें यूज करती है, एयरबस A320 यूज करती है। तो ऐसे में कैसे गड़बड़ी का पता चला, फटाफट आपको बता देते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को दरअसल जानकारी मिली कि खामी आ रही है। नेटवर्क फ्लाइट का अचानक बीच बीच में चला जा रहा था। कंट्रोल स्विच बदलने से पिच डाउन हुआ और फ्लाइट को इमरजेंसी में टेम्पो डाइवर्ट करना पड़ा। कुछ यात्रियों को अस्पताल में उस वक्त भर्ती कराया गया जब ये प्लेन लैंड हुआ। एयरबस का A320 फ्लीट बताया गया कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड का इस पर आदेश, और यही वजह है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। रुकने एक छोटी सी ब्रेक के लिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।